तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपकांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Welcome to this class. Am I audible clearly? Yes, Mataji. So today we have another topic, very important topic. Can girls choose their own husband? And is this Vedic? This is something that generally girls have this confusion in their minds. What exactly is the Shastric conclusion regarding this? Can girls, क्या कन्याएं, क्या बालिकाएं अपना पार्टनर खुद चूज कर सकती है तो क्या सही रास्ता है करने का, और नहीं कर सकती है तो क्या करे? ऑल दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस क्लास. First of all, we have to understand the marriage is not simply an agreement, but it's a sacred act. ये बहुत ही पवित्र संबंध है, एक धर्म के आधार पर एक कमिटमेंट है जो हस्बैंड वाइफ, जो एक लड़का और लड़की विवाह के समय अग्नि को साक्षी करके कमिटमेंट देते हैं और कुछ वाउज भी लेते हैं. हम सभी यहाँ पे ज्यादातर विवाहित ही हैं, तो कुछ वाउज लेते हैं अग्नि के सामने साक्षी होकर. लड़का कुछ वचन बोलता है और लड़की भी कुछ वचन बोलती है जो उन्हें पूरा जीवन पालन करना होता है. तो विवाह एक बेसिकली एक कमिटमेंट है, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इट्स रियली टफ. It's not a very easy go thing. The road is very bumpy and there are so many speed breakers in it. So, but it's really help us to develop tolerance. बहुत सारी चीजें हम विवाह के पश्चात सीखे जाते हैं. सबसे पहला चीज सीखते हैं टू बी टॉलरेंट. जो नहीं आता है वो भी सीख जाते हैं, जो टॉलरेंट नहीं होते वो भी सीख जाते हैं. एंड टू बी पेशेंट. These are the two things which plays a very important role in marriage life, to be patient and to be tolerant, right? पर आजकल मैरिज को बहुत आसानी से ब्रेकअप कर दिया जाता है. वो भी चीज हम डिस्कस करेंगे, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैरिज के पीछे हमारा क्या गोल था, किस चीज को हमने अपने जीवन में प्रायोरिटी दी. इसका इसका यही मेन कारण है जिसकी वजह से आजकल ज्यादातर मैरिजेस ब्रेकअप हो जाते हैं, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज कुछ और थी, और अपने अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करना और सेल्फिशनेस, टू बी मोर सेल्फिश, टू बी मोर सेल्फ सेंटर्ड, यही हमारी प्रायोरिटी थी जब हम विवाह संस्कार में जुड़े थे.
तो बिकॉज ऑफ सम मेनी अदर रीजंस एज वेल, विवाह बड़ी धूमधाम से लोग करते हैं आजकल, बहुत ज्यादा पॉम्प एंड शो होता है, करोड़ करोड़ रुपया लगाते हैं, पर अल्टीमेटली 6 महीना 1 साल में ब्रेकअप हो जाता है और ऐसा बहुत आजकल, ये चीज पहले तो बहुत रेयर थी, पर आजकल ये चीज बहुत कॉमन होती जा रही है। आजकल जगह जगह आप देखेंगे तो ये चीज बहुत कॉमन दिखाई। कोई भी ऐसी जगह, कहीं भी कम्युनिटी में आप रहते हो, कोई आस पड़ोस में आप रहते हो, एक या दो सेपरेट तो आप जरूर देखेंगे। बहुत कॉमन हो गया है, पहले बहुत रेयर था। मुझे याद है जब मैं छोटी थी रेयरली सुना जाता था, पर आजकल जगह जगह हम जहाँ भी गए हैं, जहाँ भी घूमे हैं, वहाँ इस तरह की स्त्रियां जो सेपरेटेड है, डिवोर्सी है, ये सब कॉमन दिखाई दे रही है। तो ऐसा क्या है, पहले ऐसा क्यों नहीं था और आज ऐसा क्यों हो रहा है? That's also we will discuss in this class. So first of all, before coming to our main topic, can girls choose their own life partner and is this Vedic? First of all, we have to understand that what exactly is marriage. क्योंकि जब ये सब चीजों का प्रॉपर ज्ञान हमारे पास नहीं होता, प्रॉपर ट्रेनिंग लड़का और लड़की को नहीं मिलती, तो इस प्रकार से दुर्घटना घटती है। इसीलिए ट्रेनिंग एक लड़की को, स्पेशली ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर होम, ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर गर्ल्स। क्योंकि कन्या को दूसरों के घर में जाकर एडजस्ट करना है, उनके हिसाब से चलना है, सबमिसिव होके चलना है। And definitely, since this is not a new thing, but since last so many years, since time memorial, and the male always have a more ego as compared to women. And the Prabhupada says that the only peace, the only to get a very stable household life, the woman has to be submissive, and she has to satisfy to some extent the ego of the man, right? Okay, so marriage, what exactly is marriage? Shastra says that there are 16 samskaras. एक मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार बताए गए हैं। जो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संस्कारा? संस्कारा, संस्कारा मीन्स परफेक्ट डीड्स, अच्छे कार्य, एक ऑस्पिशियस एक्ट करना। उससे मनुष्य जीवन प्यूरिफाई होता है, मनुष्य की चेतना शुद्ध होती है, उसे संस्कार कहते हैं। इस प्रकार से हर एक मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार बताए गए हैं। जन्म के पहले से संस्कार शुरू होता है एक जीव के जीवन में, और मरते तक संस्कार 16 संस्कार गिना जाता है, राइट? तो ये सब संस्कार का उद्देश्य है कि वो जो जीव है, जो इस भौतिक जगत में मनुष्य जीवन ले रहा है, उसकी चेतना शुद्ध हो, ताकि वो भगवत प्राप्ति कर सके। यही संस्कार का उद्देश्य है। अगर कोई कहे कि ये सब संस्कार का क्या उद्देश्य है, हम जप कर रहे हैं, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो संस्कार तब जरूरी नहीं है जब आप पूरी तरह से भगवान का शुद्ध नाम ले रहे हो, आप पूरी तरह से भगवान को शरणागत हो चुके हो, तब संस्कार की आवश्यकता है। क्योंकि ये बहुत ही, भगवान का शुद्ध भक्त बहुत ही दुर्लभ होता है, बहुत रेयर होता है, वो चेतना बहुत ही रेयर है, उस प्रकार से उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसीलिए ये सारे संस्कार शास्त्रों में बताए गए हैं, ठीक है? तो मैं 16 संस्कार के बारे में थोड़ा बताऊंगी, जिसमें एक विवाह संस्कार भी है, इसीलिए हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट होता है गर्भधान संस्कार से। जब जीव इस भौतिक जगत में माँ के गर्भ में प्रवेश नहीं होता, उसके पहले ही उसकी प्रिपरेशन, एक अच्छे जीव को माता के गर्भ में आकर्षित करने के लिए उसका प्रिपरेशन शुरू हो जाता है। उसके लिए हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर अपनी चेतना को शुद्ध करते हैं, भक्तों को प्रसाद खिलाते हैं, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करते हैं, और इस प्रकार से चेतना को शुद्ध करके वह एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं, ताकि एक अच्छा जीव माता के गर्भ में प्रवेश करे और उस अच्छे जीव को वो कृष्ण भक्ति में ट्रेनिंग दे सके। तो दैट इज कॉल्ड गर्भधान संस्कार। सबसे पहला संस्कार बताया गया है। उसके बाद पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार मतलब डिजायरिंग फॉर अ मेल चाइल्ड। इस प्रकार से संस्कार होते हैं पुंसवना, कि माता पिता इच्छा करते हैं कि भाई जो संतान हो वो पुरुष हो, तो जो मेल हो, दैट इज कॉल्ड पुंसवन संस्कार।
फिर होता है सीमंतनयनम संस्कार। ये सब संस्कार हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। आप लोग भी कई डिवोटीज पूरा संस्कार किए होंगे बच्चे के जन्म से पहले। उसके बाद सीमंतनयनम संस्कार, जो कई लोग जो डिवोटीज नहीं है वो भी करते हैं। फिर जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार इज परफॉर्म्ड जस्ट व्हेन द चाइल्ड इज अबाउट टू टेक बर्थ। मतलब ये जब जब माता के गर्भ में बच्चा होता है और बाहर आने के प्रोसेस में होता है, तो वो माता के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा रहता है, नाभि से जुड़ा रहता है। ठीक है। तो जात कर्म संस्कार किया जाता है एट द टाइम द चाइल्ड इज गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम द मदर। ठीक है। दैट इज कॉल्ड जात कर्म संस्कार। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट संस्कार टू गेट अ वेरी इंटेलिजेंट चाइल्ड, भाई बुद्धिमान बच्चे प्राप्त करने के लिए। इसीलिए पहले के जमाने में जो लोग थे वो घरों में संतान पैदा करते थे, राइट। घरों में संतान पैदा करते थे। और इस समय जब बच्चे को माँ से अलग किया जाता था, वो अम्बिलिकल कॉर्ड जो कटिंग करते थे, उसमें बहुत बहुत ध्यान रखते थे कि कौन कटिंग कर रहा है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जो इस अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करता है उसकी काफी चेतना उस संतान के अंदर आ जाती है। दिस इज ऑल साइंटिफिक एक्चुअली। आप तो हॉस्पिटल से पैदा होते हैं, कौन कटिंग कर रहा है वही पता नहीं, सिर्फ नर्स और डॉक्टर्स कट कर रहे हैं। बट दिस इज अनदर संस्कार एक्चुअली, जात कर्म संस्कार उसे कहा जाता है। दिस इज परफॉर्म फॉर द गुड इंटेलिजेंस ऑफ द चाइल्ड। ओके। देन दिस इज नामकरण संस्कार। जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद नामकरण संस्कार होता है। फिर निष्क्रमण निष्क्रमण संस्कार, जिसमें बेबी को पहली बार बाहर ले जाया जाता है, बाहर सन के सामने, मतलब सूर्य के प्रकाश में लेकर जाया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार, जिसमें पहली बार बच्चे को अन्न, भगवान का महाप्रसाद सेवन कराया जाता है। चूड़ाकरण संस्कार, जिसमें बच्चे के जो जन्म के बाल होते हैं वो हेड शेविंग होता है। ये सब संस्कार बच्चे के कॉन्शियसनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, इसलिए हमें बहुत ध्यान पूर्वक इन संस्कारों को करना चाहिए। देन कर्ण भेद संस्कार, जिससे बच्चे का ईयर पियर्सिंग होता है। विद्यारंभ विद्यारंभ संस्कार, जिसमें पहली बार बच्चा किसी वरिष्ठ और किसी सीनियर डिवोटी से लिखना, मतलब पेन या पेंसिल पकड़ना सीखता है और लिखना आरंभ करता है। इसको बोलते हैं विद्यारंभ संस्कार। देन उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार, जब व्यक्ति उपनयन संस्कार मीन्स जब बच्चा गुरु के आश्रम में जाने के लिए तैयार हो जाता है। दैट इज कॉल्ड उपनयन। मतलब नाउ ही इज गेटिंग इनिशिएटेड एंड he is now capable to go to the गुरुकुलम। दैट इज कॉल्ड उपनयन संस्कार। और उपनयन संस्कार के बाद होता है वेद आरंभ। अब वेद पाठ, अपने गुरु के आश्रम में जाकर वेद अध्ययन शुरू करेगा। दैट इज अनदर संस्कार, वेद आरंभ संस्कार। देन केशांत केशांत संस्कार। केशांत मतलब अब उसकी एजुकेशन खत्म हो चुकी है गुरुकुल में, जब उसके बाल बाल सब बहुत बड़े हो जाते हैं, उसकी शिखाएं बढ़ जाती है उसकी, क्योंकि गुरुकुल इज लाइक ऑस्टियर लाइफ। गुरुकुल में तपस्या का जीवन होता है, ब्रह्मचर्य का जीवन होता है। तो वहां पे केशांत मतलब अब वो शेविंग करता है, जो भी उसके बाल बाल शिखाएं शिखाएं तो रखता है, पर जो भी बियर्ड वगैरह जो उग गए वो सब शेविंग करता है। दैट इज कॉल्ड केश, वो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द संस्कार, दैट इज कॉल्ड केशांत संस्कार। देन दैट इज नेक्स्ट इज समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार मतलब कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन। अब उसकी पढ़ाई खत्म हो चुकी है और अब वह या तो वो चूज कर सकता है, या तो वो गुरुकुल में रहकर निष्ठ की ब्रह्मचारी बन जाए अपने गुरु के रहकर, और या तो वो अपने घर जाकर विवाह के लिए प्रिपेयर हो सकता है। दैट इज कॉल्ड समावर्तन। मतलब इज एजुकेशन इज कंप्लीट, गुरु को गुरु दक्षिणा देकर वो या तो गुरु के आश्रम में हमेशा रह सकता है, गुरु के पास रह सकता है, या तो अपने घर में जा सकता है। नेक्स्ट इज विवाह संस्कार। विवाह संस्कार, that is also one of the samskars where he enters the grahastha ashram.
Now he is entering another ashram. From Brahmachari ashram, he is entering the Grahasth ashram, जहां पर वो अपनी पत्नी, धर्म पत्नी के साथ सहवास करके संतान उत्पन्न करता है, धार्मिक रूप से संतान उत्पन्न करता है और भक्ति में प्रगत होने के लिए प्रयास करता है, धर्म का पालन करता है दृढ़ता से और भक्ति में प्रगत होने के लिए प्रयास करता है. दैट इज कॉल्ड विवाह संस्कार. और लास्ट इज अंत्येष्टि संस्कार, द फाइनल राइट्स, दैट इज कॉल्ड द अंत्येष्टि संस्कार. इस प्रकार से 16 संस्कार एक मनुष्य के जीवन में बताए गए हैं. हमें प्रयास करना चाहिए कि हर एक संस्कार हम करें, हर एक संस्कार, एक संस्कार का बहुत ही अच्छा इफेक्ट बच्चे की चेतना पर पड़ता है. ये सारे संस्कार हमें शास्त्रों में पाए जाते हैं. ये संबंध मैंने नहीं बताया है, शास्त्रों में से लिखा है. इवन मेरे पास एक बुक है, आई कैन शो यू द बुक. बुक का नाम है, इस्कॉन की बुक है, इसका नाम है संस्कारास. कैन यू सी द बुक? पूरा डिटेल में ये बुक गौड़ गोस्वामी के टीचिंग्स के आधार पर लिखी गई है. इस्कॉन की किताब है. इसमें 16 के 16 संस्कार किस प्रकार से हमें ठीक प्रकार से करना चाहिए उसका डिटेल्ड विवरण दिया गया है. जो भी इंटरेस्टेड है वो इसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं. ओके तो इस प्रकार से 16 संस्कार बताए गए हैं, जिसमें एक है वो है संस्कार. विवाह से मैंने आपको बताया कि ये भी एक प्रकार का संस्कार है. दैट मीन्स कि दिस इज नॉट ओनली, नॉट प्योरली एंड नॉट एट ऑल फॉर satisfying our senses. इंद्र तृप्ति के लिए ये संस्कार नहीं बनाया गया है. ये पूरी तरह हम इस भौतिक में धर्म का और भक्ति करें, इसी के लिए यह संस्कार बताया गया है. राइट. ओके. और भगवत गीता के 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, कामो अस्मि भरतर्षभ, धर्म विरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ. 7.11 श्लोक में अगर आप देखेंगे तो भगवान बोल रहे हैं, धर्म विरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ. भगवान कह रहे हैं कि जो सेक्स लाइफ धर्म के अविरुद्ध नहीं है, दैट मीन्स कि धर्म के अगेंस्ट नहीं है, जो पूरी तरह से धार्मिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, वह स्वयं मैं हूं. आई एम दैट सेक्स लाइफ दैट इज बेस्ड ऑन धार्मिक प्रिंसिपल्स. तो गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जिसमें 4 आश्रमों में से ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, चारों आश्रम में से गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जिसमें स्त्री और पुरुष का संग बताया गया है. बाकी तीनों आश्रम में स्त्री पुरुष संग टोटली वर्जित है. और यही एक आश्रम है जिसमें व्यक्ति हस्बैंड वाइफ साथ में रहकर संतान उत्पन्न कर सकते हैं. दैट इज ओनली आश्रम. बाकी कोई भी ऐसा आश्रम, बाकी सारे आश्रम में डिटैचमेंट बताया गया है और पूरी तरह से अपोजिट सेक्स के साथ डीलिंग्स को रिस्ट्रिक्ट बताया गया है, कंप्लीटली स्टॉप बताया गया है. ठीक है. तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो गृहस्थ आश्रम में रहकर धर्म का पालन करते हुए संतान उत्पन्न करता है, दैट सेक्स लाइफ इज आई एम. Okay, that means Krishna is saying that is totally sanctioned by the Shastras. Okay. Okay, so this is the main purpose of marriage actually. The main purpose of marriage is to follow the dharma. It should be focused on following the dharma and to progress in spiritual life and to produce children. संतान उत्पन्न करना, धर्म का पालन करना और भक्ति में प्रगति करना. This is the main focus of marriage life. Okay. Now, coming to our point, can girls choose their own husband? Yes, definitely they can. Definitely they can choose their own husband. भगवान ने सभी जीवों को चॉइसेस करने की छूट दे रखी है. इवन गीता में भी हम देखते हैं, भगवान जब पूरा भगवत गीता अर्जुन को कह दिए तो भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि चलो अब तुम करो, अभी तो मैंने बता दिया, अब युद्ध करो, क्या प्रॉब्लम है. नो, he didn't say like this. जब पूरी भगवत गीता भगवान ने पूरा 17 अध्याय अर्जुन को बता दिया, उसके बाद भी भगवान ने अर्जुन को फोर्स नहीं किया. भगवान ने कहा
यथेच्छसि। अच्छा अर्जुन, अब तुमको पूरी गीता का ज्ञान मैंने दे चुका, सब कुछ बता दिया, क्या सही है क्या गलत है, तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद बोला यथेच्छसि तथा कुरु। यथेच्छसि तथा कुरु, जो तुम्हारी इच्छा है वो तुम करो। दैट मीन्स कि कृष्णा इज नॉट फोर्सिंग अस टू डू एनीथिंग। भगवान हमें ज्ञान देते हैं, सब प्रकार से फैसिलिटीज देते हैं, सब प्रकार से हमें भक्तों का संग देते हैं, सब प्रकार से हमें प्रयास करते हैं कि हम उनके प्रति आकर्षित हो जाए, पर भगवान फोर्स नहीं करते। बिकॉज लव डजंट कम बाय फोर्स। अगर हमें किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम करना है तो कोई बोले, कोई तलवार की धार पे किसी से प्रेम नहीं करवा सकता ना। प्रेम इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम विद इन, इट्स एन इमोशन दैट शुड कम्स फ्रॉम इनसाइड। वो चीज अंदर से आनी चाहिए, राइट। वो कोई फोर्स नहीं कर सकता। दो, एक लड़का एक लड़की को फोर्स नहीं कर सकता कि मैं तुझे प्रेम मुझे प्रेम करो ही, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। इट्स अ इमोशन, इट्स अ फीलिंग फ्रॉम इनसाइड। इसीलिए भगवान सभी प्रकार से हमें ज्ञान दिए हैं, गीता के द्वारा, भागवतम के द्वारा, चैतन्य चरितामृत के द्वारा। स्वयं भगवान एक भक्त का रूप लेकर अवतार लिए हैं, चैतन्य चैतन्य महाप्रभु के रूप में। भक्ति किस प्रकार से करनी है हमें दिखाया है। पर एट द सेम टाइम भगवान फोर्स नहीं कर रहे, किसी भी जीव को फोर्स नहीं कर रहे। ही हैज गिवन फ्री विल टू द जीवा, कि भाई ये है, ये सही है, ये गलत है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अब तुम्हारे ऊपर है तुम्हें क्या करना है। इट्स टोटली अप टू यू। ऐसा क्यों करते हैं भगवान? क्यों फोर्सफुली हमें नहीं, हमें क्यों चॉइस दे रखा है भगवान ने? यस, कोई कहना चाहेगा हमें चॉइस क्यों दे रखी है? यत इच्छसी तथा कुरु क्यों कहा अर्जुन को? ही कैन से डू इट नाउ, ही कैन जस्ट कमांड ना, he can command, he can dictate. Why the free will has been given? Yes, anybody wants to say? चॉइसेस क्यों दे रखी है? चॉइस, व्हाई द चॉइस हैज बीन गिवन। मेरा क्वेश्चन है कि भगवान ने क्यों अर्जुन से बोला कि भाई अब तुमको जो करना है करो। यस, यस बीनू, यस, क्यों Because चॉइस दे रखी है? with love, when we अच्छा, यस यस यस, रुचि माधुरी वांट्स टू से यस यस यस। हरे कृष्णा। Hare Krishna Mataji, यस माधुरी, यस माधुरी, हरे कृष्णा। यस am I रुचि audible? माधुरी। Mataji? हाँ, यस यस यस, यू आर ऑडिबल। Because Mataji, when we love someone, we give freedom. हम्म, That's why Krishna gives us freedom. यस, द क्वेश्चन इज व्हाई कृष्णा गिव्स अस फ्रीडम। हम जैसे दुष्टों को तो फ्रीडम देना ही नहीं चाहिए, हम जैसे, हमें तो बुद्धि नहीं, हमारे तो अकल ही नहीं है। फ्रीडम किसको देना चाहिए? जिसको इंटेलिजेंस है, हमें तो है ही नहीं। हमें तो फोर्सफुली बोलना चाहिए भाई कि चलो प्रेम करो, तुम्हारे फायदा में है। वाई फ्री विल एंड चॉइसेस आर गिवन? सी, फ्री विल और चॉइसेस अगर नहीं देते, अगर समझ लीजिए फ्री विल चॉइसेस नहीं है, ठीक है, नो फ्री विल इज देयर, नो चॉइसेस आर देयर। सो नाउ इफ लिविंग एंटिटीज, जीवा जो है, उनको भी फ्री विल चॉइसेस नहीं मिलता है, तो फिर एआई में और हम में क्या अंतर है? हम भी तो रोबोट की तरह ही एक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो कोई चॉइसेस है ही नहीं, हमारे पास कोई फ्री विल है ही नहीं, हमें तो प्रेम करना ही पड़ेगा, राइट। हमारे पास अगर कोई फ्री विल या चॉइस करने के लिए रहता ही ना हो, तो फिर एक एक क्या बोलते हैं, एक ये जो पंच धातु से बनी हुई अर्थ, वाटर, फायर, ईथर से बनी वस्तु और हमें क्या अंतर रह जाएगा? उसके पास भी कोई चॉइस नहीं, उसको उठाते हैं उठ जाता है, उसको रखते हैं तो रख जाता है, उसको फेंकते हैं तो फेंक जाता है, उसको तोड़ते हैं तो टूट जाता है, राइट, राइट। सो व्हाट इज द डिफरेंस? अगर हमारे में भी कोई चॉइसेस ना दी जाए, हमें में कोई फ्री विल नहीं दी जाए, तो उसमें और हमारे में तो कोई अंतर ही नहीं रह जाए, क्योंकि दे आर ऑल्सो इमोशनलेस, वी आर ऑल्सो इमोशनलेस, क्योंकि हमारे पास तो कोई फ्री विल ही नहीं है, हमारे पास कोई चॉइस है, हमारे अंदर से फीलिंग ही नहीं है। So, because we have been given free will, we have been given some part of independence, because we are part and parcel of Krishna. क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, क्योंकि भगवान खुद स्वराट हैं, इसीलिए हमें भी कुछ लेश मात्र ऑफ इंडिपेंडेंस दिया गया है, हमें फ्री विल दी गई है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम
अपनी फ्री विल को यूज करके उनसे प्रेम करें, राइट। जैसे जैसे पिता होता है, अगर उनकी बर्थडे आती है तो बच्चा सरप्राइज गिफ्ट देता है। पिता ने कहा नहीं कि मेरे लिए गिफ्ट लेकर आना बेटा, पर सरप्राइज सरप्राइज जब उनकी गिफ्ट बर्थडे आती है तो सरप्राइज सुबह उठते हैं और बच्चा, मैं पापा मैं आपके लिए ये लेकर आया। फादर बिकम्स वेरी 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 हैप्पी, राइट। Why? Because the child has exercised his free will, his choice in bringing a gift. And where the money is coming from? पैसा कहाँ से आ रहा है? The From money his is coming fathers. from his father, right? From his father. But still the father feels very happy. क्यों? क्योंकि बच्चे ने चॉइस अपनी फ्री विल को एग्जीक्यूट किया, पिता को प्रेम दर्शाया, उस चीज से फादर बहुत खुश होते हैं। उसी प्रकार से जब हम अपनी फ्री विल, अपनी चॉइस को एग्जीक्यूट करके भगवान से प्रेम आएंगे तो भगवान हमसे बहुत प्रसन्न होंगे। कि देखो इसके पास ऑप्शन था कि ये संडे को कुछ पार्टी में जाना है और संडे को शाम को इवनिंग प्रोग्राम में जाना है इस्कॉन मंदिर में, फिर भी मैंने फ्री विल यूज करके वो चूज किया, संडे को शाम को इस्कॉन मंदिर में जाना। कृष्णा विल बी हैप्पी, राइट, यूजिंग माय टू द फ्री विल progress and development. So Krishna will be happy with that. Free is given. So choices दी गई choices to choose one husband as well. This is big matter. This is a very big क्या बोलते हैं, एक वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं डिसीजन लेना है, बहुत बड़ा डिसीजन जीवन में लेना है। इट्स अ लाइफ लॉन्ग डिसीजन, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। ऐसा नहीं कि बस 2 साल रहना है, 4 साल रहना है, 5 साल नहीं, पूरा लाइफ रहना है। इट्स अ बिग कमिटमेंट, राइट। ओके, सो बिफोर getting into that details, I just want to, from the Manu Samhita, that it's told that there are 8 types, also mentions in Srimad Bhagavatam. There are 8 types of marriages. In also searched, also Prabhupada mentions about that there are 8 kinds of marriages. So let's list down what are the 8 kinds of marriages from Manu Samhita. So पहला मैरिज बताया गया है ब्राह्म और राजसिका मैरिज, ब्राह्म और राजसिका मैरिज, which is considered to be the best marriage. ब्राह्म और राजसिका मैरिज में क्या होता है? इसमें ऐसा होता है कि जब फादर गिव्स हिज डॉटर्स हैंड इन मैरिज with no expectations, मतलब both the parties have no expectations at all. Father gives his daughter's hand in marriage. एक पिता अपने बेटी का हाथ लड़के को देता है with no expectations, no dowry, no gifts, nothing. दोनों पार्टी को कोई expectations नहीं है, right? This is called Brahma marriage. Okay, and जो पिता है वो अपनी बेटी का हाथ किस को देता है? बहुत ही ऐसे योग्य लड़के को देता है जो धर्म का पालन करता है, जो बहुत कैरेक्टर, जो गुणवान है, जो बहुत ही वैल्यूज रखता है, ऐसे लड़के को अपनी लड़की का हाथ देता है। इसको बोलते हैं ब्राह्म मैरिज. दिस इज कंसिडर्ड विद द बेस्ट एंड सात्विक मैरिज, राइट. सेकंड इज दैव मैरिज, दैव विवाह. यहाँ पे पिता अपनी बेटी का हाथ प्रीस्ट को देता है. प्रीस्ट को मतलब पहले के जमाने में लोग यज्ञ करने के लिए प्रीस्ट को बुलाते थे. हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? पुजारियों को या प्रीस्ट, इसको यज्ञ करने के लिए घर में बुलाते थे. तो कई बार यज्ञ के पश्चात, यज्ञ खत्म होने के पश्चात पिता अपनी बेटी को ही पुजारी को, प्रीस्ट को दे देता था एज अ दान आफ्टर द सैक्रिफाइस. दैट इज कॉल्ड दैव विवाह. ठीक है, ये सारे विवाह शास्त्रों में वर्णित है, सारे प्रकार के विवाह शास्त्रों में बताए गए हैं. थर्ड इज आर्ष मैरिज, आर्ष विवाह. इसमें पिता अपनी बेटी का हाथ ऋषियों को देता था. ऋषि, यस पुरोहित, यस. पिता अपनी बेटी का हाथ ऋषि को देता था, ऋषियों को देता था
विवाह में, मतलब विवाह कर देता ऋषियों के साथ, इन एक्सचेंज फॉर अ काउ और नॉक्स। और वो जो ऋषि थे वो लड़की के पिता को गाय देते थे, गाय या बैल। इस प्रकार से आश्व विवाह संपन्न होता था। ओके। फोर्थ इज प्रजापत्य, प्राजापत्य विवाह। I'm sorry, Mataji. Uh, यस, Hare Krishna. जी, आज विवाह के बारे में एक बार फिर से बताइए, नहीं समझ आया। ओके। आर्ष विवाह, आर्ष विवाह मतलब जो पिता होता है वो लड़की का हाथ ऋषि को, कोई ऋषि शेठ जो रहते हैं, मतलब ऋषि लोग, जो ऋषि और साधु लोग जो जंगलों में रहते हैं, उनको दे देता था। और वो जो ऋषि होते थे, मतलब वो आर्ष विवाह का एक कल्चर है। और ऋषि बदले में लड़की के पिता को गाय देता था, गाय या फिर बैल। ऐसे आर्ष विवाह संपन्न होता था। उसमें कोई धन का एक्सचेंज नहीं, कोई डाउरी, कोई गिफ्ट, कुछ नहीं, बस एक गाय या बैल दिया जाता था लड़का लड़की के पिता को। इस प्रकार से आर्ष विवाह संपन्न होता था। नेक्स्ट इज रुचि, समझ आया रुचि माता जी? Yes, Mataji, thank you. नेक्स्ट इज प्रजा, ये साध्य विवाह इवन प्रभुपाद भी बताए हैं, और ये मनु संहिता से मैंने बताई हूँ इसी बुक में से। ये जो बुक मैंने आपको बताई, ये वाली बुक, ये एक बुक है संस्कारास करके, इसी बुक में से पढ़ के मैं ये बता रही हूँ आपको 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस। यू कैन गेट दिस, और आई कैन क्लिक अ फोटो एंड सेंड इट टू इन द ग्रुप। प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विवाह में लड़का लड़की के पिता के घर जाकर लड़की का हाथ मांगता था, उसको बोलते हैं प्रजापत्य विवाह। जनरली लड़की के पिता लड़के के घर जाते हैं, यहाँ पे लड़का लड़की के पिता से लड़के का हाथ मांगता है। हाथ मांगता है मतलब फॉर मैरिज, आस्क द गर्ल फॉर मैरिज। बॉयज आस्क फॉर द यंग गर्ल्स हैंड इन मैरिज। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रजापत्य विवाह, जो कई बार होता है, दिखते हैं, देखने में आता है। लड़का भी कई बार लड़के के पिता लड़की के घर जाकर लड़की का हाथ मांगते हैं। जनरली सी प्रभुपाद सेज in Srimad Bhagavatam purport on Krishna book as well, when I was reading that, Prabhupada says that the most common विवाह और जो बेस्ट विवाह कलयुग में जो बताया गया, इसमें से आप देखें कुछ विवाह कलयुग में संभव नहीं है, ठीक है, और कलयुग में रिकमेंडेड भी नहीं है। आगे जो हम विवाह पढ़ेंगे, प्रभुपाद बताते हैं कि जो बेस्ट विवाह कलयुग में बताया गया है वो है जिसमें लड़की के माता पिता लड़के का चयन करते हैं और एक योग्य लड़के को अपनी लड़की का विवाह करते हैं, जिसमें लड़की के माता पिता लड़के के घर जाके लड़की को कन्यादान करते हैं लड़के को। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट कॉमन एंड द बेस्ट विवाह इन कलयुग। दिस इज व्हाट प्रभुपाद राइट्स। ओके ओके, नेक्स्ट इज गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह जनरली क्षत्रियों में पाया जाता है, और इसके बहुत सारे उदाहरण हम शास्त्रों में देखते हैं। गांधर्व विवाह मतलब दो यंग पीपल, लड़का और लड़की, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट शादी के लिए एग्री हो जाते हैं, और गार्लैंड एक्सचेंज से विवाह संपन्न हो जाता है, जस्ट बाय एक्सचेंज ऑफ गार्लैंड्स। जैसे हम देखते हैं शास्त्रों में शकुंतला और दुष्यंत का विवाह, ये कलयुग में बताया नहीं गया है, कलयुग में रिकमेंडेड नहीं, और जनरली ये क्षत्रियों में पाया जाता है। जो राजा और जो उच्च कुल की जो लड़कियां होती है, क्षत्रिय लड़कियां होती है, उनमें पाया जाता है। जैसे हम देखते हैं शकुंतला की स्टोरी में, जैसे शकुंतला और दुष्यंत गार्लैंड एक्सचेंज करते हैं और इस प्रकार से गांधर्व विवाह संपन्न होता है। ओके, इसको बोलते हैं गांधर्व विवाह। नेक्स्ट इज आसुर विवाह। आसुर आसुर विवाह जो पूरी तरह से फॉरबिडन है, उसमें लड़का लड़की के पिता को धन, लालच या कुछ ऐसे गिफ्ट्स देता है लड़की को पाने के लिए। मतलब लड़का लड़की के पिता को कुछ लालच देता है, धन देता है या कुछ गिफ्ट देता है या पैसा देता है टू द ब्राइड्स फैमिली इन एक्सचेंज फॉर द गर्ल, कि ये लड़की मुझे दे दो। दिस इज टोटली फॉरबिडन एंड दिस इज आसुर। नो माता जी, रुक्मणी एंड कृष्णा नो, आई विल टेल यू रुचि माता जी।
रुक्मणी और कृष्ण का विवाह गांधर्व विवाह नहीं है। मैं बताती हूँ कौन सा विवाह है। ठीक है, तो आसुर विवाह अंडरस्टूड, दिस इज टोटली फॉरबिडन। क्यों फॉरबिडन है? क्योंकि यहाँ पे लड़की को एक एक प्रॉपर्टी के समय समझ प्रॉपर्टी की तरह समझा जा रहा है, एक चीज, एक वस्तु की तरह समझा जा रहा है, उसे खरीदा जा रहा है। दिस इज नॉट गुड। ओके, दैट्स व्हाई दिस विवाह इज फॉरबिडन, आसुर विवाह। नेक्स्ट इज राक्षस विवाह। नेक्स्ट इज राक्षस राक्षस विवाह। ये विवाह भी जनरली क्षत्रियों में पाया जाता है, जिसमें लड़का लड़की को एब्डक्ट कर लेता है, किडनैप कर लेता है, आफ्टर डिफीटिंग हिज रिलेटिव्स इन बैटल। जनरली क्षत्रियों में पाया जाता है, आम जनता में नहीं पाया जाता है। जहां पे जो राजकुमार होता है वो राजकुमारी को किडनैप कर लेता है, और जब युद्ध होता है तो सभी को, लड़की के साइड के सभी को वो डिफीट करके लड़की को जीत लेता है। तो ये विवाह को राक्षस विवाह कहते हैं, जिसमें जो रुक्मणी और कृष्ण ने विवाह की, जिसमें भगवान कृष्ण ने रुक्मणी को किडनैप, दिस इज व्हाट हैपेंड। रुक्मणी जो भीष्मक की पुत्री है, भीष्मक राजा की पुत्री है, और रुक्मी जिसका भाई है, रुक्मी अपनी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल को करना चाहता था। ठीक है, तो ऐसा ऐसा मत सोचे कि आज के समय ही ऐसा देखा जाता है कि माँ बाप लड़की के विरुद्ध शादी करना चाहते हैं। नहीं, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि रुक्मिणी का जो भाई है रुक्मी, वो रुक्मिणी की शादी शिशुपाल से करना चाहता है, जबकि रुक्मिणी शादी करना चाहती है कृष्ण से। राइट, तो ऐसा नहीं कि पहले ऐसा नहीं होता था, ऐसा होता था, पहले भी होता था। यू कैन सी बिफोर दैट ऑल्सो। अभी ऐसा नहीं कि अभी लड़कियां किसी और से शादी करना चाहती है, माता पिता किसी और से शादी करना चाहते हैं, ऐसा पहले भी चला आ रहा है। राइट, इसमें भी ऐसा देखेंगे आप कि रुक्मिणी का विवाह फिर अल्टीमेटली भगवान ये राक्षस विवाह के द्वारा, जिसमें भगवान कृष्ण ने रुक्मणी का किडनैप कर लिया और सारे उनके रिश्तेदारों को डिफीट किया, और इस प्रकार से रुक्मणी को जीता। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड राक्षस विवाह, जो कलयुग में अलाउड नहीं है। दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड इन कलयुग, क्योंकि जल्दी क्षत्रियों में ये पाया जाता है। ठीक है, okay, I will come to that, Madhavi. Okay, next is, this is Rakshas Vivah. This is, next is पैशाच विवाह। पैशाच विवाह उसको कहते हैं, पैशाच विवाह मीन्स एक लड़का लड़की को लेकर भाग जाता है जब उसके रिश्तेदार सो रहे होते हैं, या कहीं बाहर गए होते हैं, या उनको पता नहीं होता है, तो छुपके से लेकर लड़की को लड़का लेकर भाग जाता है। ये भी एक चीटिंग विवाह है, ये भी कलयुग में फॉरबिडन है। राइट, ओके, इस प्रकार से 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। पहला है ब्राह्म, सेकंड इज देव, थर्ड इज आर्ष, फोर्थ इज प्रजापत्य, फिफ्थ इज गांधर्व, सिक्स्थ इज आसुर, सेवेंथ इज राक्षस, एंड एट्थ इज पैशाच विवाह। जिसमें से आसुर और पैशाच विवाह पूरी तरह से फॉरबिडन बताया गया है, क्योंकि आसुर विवाह में लड़की को एक प्रॉपर्टी की तरह समझा जाता है, खरीदा जाता है, जो बिल्कुल गलत है। और पैशाच विवाह में लड़का लड़की को भगा के लेकर चला जाता है, बिना उसके रिश्तेदारों को, उसके पेरेंट्स को छुप कर, और उनकी क्या बोलते हैं, उनकी अज्ञानता में रखकर, उन्हें अज्ञानता में रखकर भाग जाता है। तो दिस इज टोटली रॉन्ग, दिस इज द चीटिंग। ओके, माता जी सॉरी, Yes, माता जी थर्ड विवाह का क्या नाम था? थर्ड थर्ड इज आर्ष, आर्ष विवाह। ओके, थैंक यू। आर्ष विवाह, ओके ओके, ठीक है। तो अभी यहाँ पे द बेस्ट टाइप ऑफ मैरिज, जैसे मैंने आपको बताया, कलयुग में रिकमेंडेड है। जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि एक लड़का का परिवार, लड़की का परिवार लड़के का चयन करता है, और पेरेंट्स की अनुमति होती है, पेरेंट्स के द्वारा
लड़का सबसे बेस्ट मतलब बता रहे हैं, सबसे आइडियल जो तरीका कलयुग में बताया है, जिसमें लड़की के परिवार वाले लड़के का चयन करते हैं, एक योग्य लड़का ढूंढते हैं, और फिर पेरेंट्स की अनुमति से, पेरेंट्स के ब्लेसिंग से दोनों परिवार यूनाइट होते हैं। ओके, सो दिस इज द बेस्ट टाइप ऑफ मैरिज। ओके, और फिर एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स होता है, स्वेच्छा से लड़की वाले गिफ्ट्स देते हैं, अपनी लड़की को गिफ्ट्स देते हैं, और इस प्रकार से दोनों परिवार के ब्लेसिंग्स के द्वारा लड़का लड़की यूनाइट होते हैं। तो दिस इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट। ओके, It's Okay. like an arranged marriage, no, Mataji? Like this is arranged marriage. arranged marriage. Yeah, this is arranged marriage. Okay, now coming to जैसे और माता जी बता हरे कृष्ण arranged माता marriage. जी। Yes, माता जी. और Yes, माता माता जी, राक्षस विवाह में भी लड़की को एबडक्ट करके ले जाया जाता है, और पिशाच विवाह में भी ले जाया जाता है विदाउट पेरेंट्स परमिशन। तो फिर डिफरेंस क्या हो गया? नो माता जी, राक्षस विवाह में आपने शायद ठीक से सुना नहीं। राक्षस विवाह में जो लड़का होता है वो लड़की को एब्डक्ट करता है, किडनैप करता है, और पूरे सबके सामने और उनसे फाइट करता है। इट्स जनरली सीन इन क्षत्रियास। जैसे कृष्णा ने रुक्मणी को किडनैप किया तो फाइट किया ना सबके साथ, रुक्मी के साथ फाइट किया, शिशुपाल के साथ फाइट किया। ये क्या अज्ञानता में नहीं ले जाता है, मतलब छुप के नहीं ले जाता है, एब्डक्ट करता है पर सबको पता है कि भाई एब्डक्ट कर रहा है, और घोषणा करता है। ऐसे किसी को छुप के नहीं एब्डक्ट करके लेकर जा रहा है, समझ रहे? पर पैशाच विवाह में लड़का लड़की को एब्डक्ट कर लेता है जब उसके रिलेटिव सो रहे होते हैं, या छुप के एब्डक्ट कर लेता है, भगा लेता है। दैट इज द डिफरेंस। तो माता जी, है ना? बाद में तो पता चल ही जाएगा ना। नहीं, उस समय तो भगा के ले गया ना, बाद में पता चलेगा, बाद में कौन लेकर गया क्या पता, समझ रहे? ओके, यस फादर। हाँ माता जी। इसमें आप समझ रहे हैं डिफरेंस, समझ रहे हैं? इसमें तो जी पता माता चल जी। रहा है ना, इसमें तो युद्ध करता है, प्रॉपर युद्ध करता है माता जी। जैसे कृष्ण ने रुक्मिणी को जब किडनैप किया तो ही फॉट विद द रिलेटिव्स ना, उन्होंने फाइट किया, शिशुपाल के साथ फाइट किया, रुक्मी के साथ फाइट किया, उनके सोल्जर्स के साथ फाइट किया। यहाँ पे तो फाइट वगैरह कुछ नहीं, तो छुपके से लेकर जाता है विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। जब वो सो रहे होते हैं, जब वो इनअटेंटिव होते हैं, जब उनको ध्यान नहीं होता है, या वो बाहर गए होते हैं, तब वो छुप के लेकर चला जाता है, और पता भी नहीं चलता रिलेटिव्स को कि पेरेंट्स को कि कौन लेकर भाग गया, समझ रहे? जी उसमें माता है जी। ना, और राक्षस में इस पैशाच विवाह में, एक मिनट, पैशाच विवाह में ऐसा भी हो सकता है कि यंग गर्ल जो लड़की को लेकर अपडेट करके लेकर गया, वो जबरदस्ती भी अपडेट करके लेकर जा सकता है। पर इस केस में हमने देखा कि जबरदस्ती अपडेट नहीं कर गए, रुक्मणी को जबरदस्ती अपडेट नहीं किया था, उनको स्वेच्छा से, रुक्मणी खुद रथ पे जाके बैठी थी, राइट? खुद जाके रथ पे बैठी थी ना, उनको कोई जबरदस्ती माता तो जी, अपडेट नहीं जैसे कर रहे। मूर दानव जिनका वध किया था भगवान श्री कृष्ण ने, तो उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसका जो एक असुर थे जो बहुत सारे ब्रज की गोपियों को एब्रॉड करके ले जाते हैं द्वारका से, द्वारका से, और तो हो जिनसे फिर सकता भगवान है। श्री कृष्ण विवाह करते हैं। तो वो हाँ, तो that is नरकासुर, that is cheating. नरकासुर, हाँ, नरकासुर, ये yes, नरकासुर। नरकासुर। हाँ, so that is not good, mother. ये सब विवाह, अब जैसे आसुर विवाह और पैशाच विवाह, ये this is forbidden actually. This is cheating. We shouldn't do that. This is totally not good actually. They are not good, right? Okay. 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 So coming to the next point, that जैसे माता जी ने बताया, बीनी माता ने, कि arranged marriage, right? So there is something like arranged marriage, और हम बहुत कुछ सालों पहले अगर चर्चा करें, जैसे 50-60 साल पहले, अरेंज्ड मैरिज वाज लाइक गर्ल्स डोंट हैव एनी चॉइस। सी, चॉइस कब होती थी? गर्ल्स के पास चॉइस इन दिनों ज्यादा डिस्कशन चल रहा है, गर्ल्स की चॉइस के बारे में इन दिनों ज्यादा डिस्कशन चल रहा है। अगर आप 50-60 साल पहले देखेंगे, अपने माता से पूछेंगे, तो वो कहेगी, इवन मेरी मदर कहेगी, चॉइस का सवाल ही नहीं उठता था। क्यों? द मेन रीजन वाज कि लड़की का विवाह इतने कम उम्र में कर देते थे। दैट वाज द ट्रेडिशन इन इंडिया, कि इतने कम उम्र में करते थे कि 12-13 साल में उसकी शादी पक्की कर देते, शादी हो भी जाती थी, बट शी डोंट गो टू द इन लॉज हाउस, जिसकी वजह से वो इतनी नादान और छोटी होती थी कि चॉइस का सवाल ही नहीं उठता था। शी नेवर थिंक ऑफ चॉइस। जहां भी उसकी शादी, जैसे व्हेन आई आस्क्ड माय मदर कि भाई आपकी शादी कैसे हुई थी, शी सेड दैट चॉइस का सवाल ही नहीं उठता था। इवन सम मैरिजेस, लाइक मेरे पेरेंट्स का भी मैरिज मैंने तो सुना, तो माय मदर नेवर सॉ माय फादर, and the marriage was fixed, and at the time of marriage, at the day of marriage, when the
rituals were done, then the first time the girl saw the boy and the boy saw the girl. So there was no question of choices. Why? Because marriages were done at a very early age. लड़की का विवाह बहुत कम उम्र में कर देंगे, 12-13 साल में उम्र में कर देते थे, पर लड़की को घर में ही रहते थे, लड़की को अपने पेरेंट्स के घर में रखते थे। विवाह के पश्चात भी कभी कभी त्योहारों में वो जाती थी अपने हस्बैंड के घर पे, पर वो वापस आ जाती थी। और प्यूबर्टी के बाद when she reached the puberty age, और उसके बाद ही उसे ऑफिशियली उसको प्रॉपर प्रोसेशन से या प्रॉपर धूमधाम से उसको अपने ससुराल भेजा जाता था। तो at that time, few years before, this question very rarely arises कि can girls choose their husband? Now this question has become more prevalent because marriages, the first and the most main reason is because marriages have been delayed. बहुत देर से शादियां हो रही हैं, 25, 26, 27, 28। इस समय तक लड़की पूरी तरह से मेंटली she has become aware, she has become conscious, और इसीलिए ये क्वेश्चन आजकल ज्यादा उठ रहा है कि क्या मैं क्यों नहीं चूज कर सकती, मैं अपने हस्बैंड को क्यों नहीं ढूंढ सकती, राइट? दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर कमिंग, बट प्रीवियसली इट वाज नॉट देयर। ठीक है, अच्छा, अभी दिस इज जस्ट 50 to 100 years before, 50 years before, I think. Okay, coming to thousands years before, there was Swamvara, right? Swamvar was there, right? And स्वयंवर, many people ask me this question, स्वयंवर होता था, वहां तो लड़की को चॉइस देती थी। यस, चॉइसेस वर ऑलवेज देयर। लड़की के चॉइसेस को सम्मान दिया जाता था, बल्कि ऐसा नहीं कि लड़की जो चूज करती थी उसको सम्मानित नहीं करता था, पर इट वाज अंडर द गाइडेंस ऑफ द एल्डर्स। अगर हम स्वयंवर भी देखें, स्वयंवर की भी चर्चा करें, तो सबसे पहली बात, स्वयंवर में जब प्रिंसेस को इनवाइट किया जाता था लड़की के स्वयंवर में, ठीक है, तो वो इनविटेशन कौन भेजता था? लड़की नहीं भेजती थी, वो इनविटेशन पेरेंट्स भेजते थे, एल्डर्स भेजा करते थे। ठीक है, तो स्वयंवर में कौन लड़के आएंगे, किसको अंदर में मेरी लड़की को चूज करना है, किसके among whom my daughter is going to choose, वह भी, yes Mazi, I will come to your point, तो वह भी, उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस रहता था। क्यों? बिकॉज इनविटेशन हैज बीन सेंट बाय द एल्डर्स, बाय द पेरेंट्स, कि ये इनके अंदर मेरी लड़की चूज करेगी, राइट? एंड द होल इवेंट, जो स्वयंवर का जो होल इवेंट होता था, वो दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द पेरेंट्स। वो किस प्रकार से स्वयंवर होगा वो पेरेंट्स डिसाइड करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल द्रौपदी स्वयंवर, राइट? द्रौपदी स्वयंवर वाज देयर, जिसमें द्रौपदी के साथ कौन विवाह करेगा? जो मछली की आग को भेदेगा, राइट? दैट वाज द कंडीशन। बट द फादर न्यू इट वेरी वेल कि भाई सभी को इनविटेशन भेजा गया, ठीक है, एंड ही न्यू इट वेरी वेल कि भाई पूरे सभा में अगर कोई अर्जुन की आंख को मछली की आंख को भेद पाएगा तो वो है अर्जुन, बिकॉज ही वॉज द बिगेस्ट धनुर्धर एट दैट टाइम, ही वॉज द बिगेस्ट आर्चर एट दैट टाइम। ठीक है, तो पिता को पता होता था, पर फिर भी स्वयंवर रचा जाता था। क्यों? क्योंकि ऐसा किसी भी राजा को नहीं लगना चाहिए कि भाई इन्होंने इसी के साथ मेरी अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं की, क्योंकि हमारे साथ क्यों नहीं की, हमें क्यों नहीं बुलाया। तो बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल रीजंस द किंग यूज्ड टू कॉल ऑल द प्रिंसेस, ऑल द मतलब रेस्पेक्टेबल प्रिंसेस। दुर्योधन को भी बुलाया गया और भी दूसरे लोगों को भी बुलाया गया, सभी को मौका दिया गया, बट ही दैट किंग न्यू इट वेरी वेल कि भाई ये जो चीज है वो सिर्फ कर सकता कौन है? अर्जुन कर सकता है, ताकि मेरी बेटी को एक योग्य वर प्राप्त हो। समझ रहे? इस प्रकार से स्वयंवरों का स्वयंवर ऑर्गेनाइज किए जाते थे। सेकेंड थिंग, जैसे आपने और किसका स्वयंवर हुआ? दिस वन, द्रौपदी एंड दिस दमयंती, नल दमयंती, राइट? नल दमयंती स्वयंवर भी हुआ था, जिसमें द स्टोरी कम्स इन महाभारत। या सीता माता, यस, सीता माता आल्सो स्वयंवर वाज देयर। सीता माता के स्वयंवर में भी सेम ऐसा ही था। जनक महाराज ने सभी राजाओं को इनवाइट किया, सभी बड़े बड़े राजाओं को इनवाइट किया। जनक महाराज ने इनवाइट किया, सीता ने नहीं इनवाइट किया। सी, तो
सी द कॉमन थिंग विच आई वांट टू पॉइंट आउट हियर कि पेरेंट्स को हमेशा रखा जाता था गाइडेंस में। कभी भी मैरिज ऐसे नहीं होते थे कि पेरेंट्स को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया और हम इंडिपेंडेंट होकर शादियां कर रहे हैं, नहीं। स्वयंवर भी हो तो उसमें भी पेरेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज दे ओनली इनवाइट द प्रिंसेस ना, दे इनवाइट द प्रिंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो माँ की स्वयं ने राम को भी इनवाइट किया, सभी को इनवाइट किया गया। और जनक महाराज न्यू इट वेरी वेल कि भाई शिव धनुष अगर कोई तोड़ पा रहा है पूरे संसार में तो वो है श्री राम, और कोई नहीं तोड़ सकता। बट स्टिल द इन्विटेशन हैज बीन गिवन टू ऑल द प्रिंस। व्हाई? बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रीजंस, कि भाई किसी को लगना नहीं चाहिए कि भाई हमें इन्वाइट नहीं किया, हमें नहीं लायक समझा, बिकॉज देयर कैन बी कंफ्लिक्ट ना, इसकी वजह से युद्ध हो सकता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से सभी राजाओं को, राजकुमारों को इन्वाइट किया जाता था। बट द पेरेंट न्यू इट वेरी वेल कि भाई मेरे जो लड़की है उसका जो हस्बैंड होने वाला है वो राम ही होने वाले हैं, क्योंकि ये चीज राम ही कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज द इन केस ऑफ नल दमयंती स्वयंवर, yes, kunti swayamvar was also there, kunti swayamvar was there, the choice was made। नल दमयंती स्वयंवर was there, जिसमें बहुत बड़ी स्टोरी महाभारत में आती है, जिसमें नल और दमयंती का विवाह होता है। मतलब नल और दमयंती का विवाह किस प्रकार से होता है, किसी ठीक है। तो इस प्रकार से तो नल दमयंती की कथा आती है महाभारत में, जिससे बताया कि नल एंड दमयंती दे नेवर सॉ ईच अदर, वो लोग दोनों ने कभी मिले नहीं, दे वर जस्ट दे हर्ड द क्वालिटीज ऑफ ईच अदर। जैसे रुक्मणी के केस में, रुक्मणी हर्ड द क्वालिटीज ऑफ कृष्णा एंड शी गॉट अट्रैक्टेड टू कृष्णा। रुक्मणी ने कृष्ण के गुण सुने और उसके द्वारा ही वो कृष्ण को अपना पति मानने लगी और उनसे ही विवाह करने का सोचा। उसी प्रकार से नल दमयंती में भी नल ने दमयंती के गुणों के बारे में सुना कि वो बहुत ही चेस्ट है, वो बहुत ही गुणवती है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही रूपवान है। इस प्रकार से उनके गुणों के बारे में सुना, और उसी प्रकार से दमयंती ने भी नल के गुणों के बारे में सुना, ये बहुत धार्मिक है, बहुत तेजस्वी है, बहुत वीर है, ठीक है। तो इस प्रकार से दूसरे गुणों का डिसाइड किया कि मैं इस पति चयन करूंगी, वो मैं इसको अपनी पत्नी चयन करूंगा। और इस प्रकार से जब स्वयंवर हुआ, सीधा स्वयंवर, कितना डेडिकेटेड रहते थे वो लोग, ऐसे से ये सब चीज में दे वर नॉट अट्रैक्टेड बाय द फिजिकल ब्यूटी। समझना पड़ेगा हम लोग, जब नल दमयंती का स्वयंवर हुआ तो दमयंती वो सो ब्यूटीफुल कि इवन देवता लोग भी दमयंती का हाथ लेने के लिए स्वयंवर में आए। देवता लोग, अग्नि वरुण सब लोग आए, सुंदर सुंदर देव, मतलब तैयार हो के आए। पर क्योंकि जब जब माला पहनाने का मौका आया, तो जब दमयंती ने सोच लिया कि मैं नर का चयन करूंगी। सोचो अगर आपको ऑप्शन मिले कि भाई आपको मनुष्य चाहिए कि देवता, तो कौन मनुष्य जाएगा? देवता ही जाएंगे सब। इफ राइट, अगर ऑप्शन है कि भाई आपको मनुष्यों की साथ शादी करनी है कि देवताओं के साथ, तो डेफिनेटली लोग सोचेंगे अरे मुझे देवता मिल रहा है तो मैं देवता आई डेफिनेटली, कौन मनुष्य चाहेगा? देवता चाहेंगे ना, बिकॉज देवता आर फार फार मोर एलिवेटेड टू मनुष्य, राइट। तो नल दमयंती के स्वयंवर में देवता भी प्रेजेंट थे, उसकी सुंदरता से प्रभावित हो, कितनी सुंदर थी। पर देन ऑल्सो क्योंकि दमयंती ने मन से अपने नल को चयन किया था पति के रूप में, देन ऑल्सो शी पुट द गार्लैंड अराउंड नल। इस प्रकार से इतने रहते थे अपने वैल्यूज, अपने फिजिकल ब्यूटी, इतना फिजिकल अट्रैक्शन इतना ज्यादा मायने नहीं रखता था। समझ रहे? जैसे अभी हम कॉमन मनुष्य को देखेंगे, इस प्रकार का स्वयंवर जाए तो हमें वी मे गेट डिल्यूडेड, हम शायद डिल्यूड हो जाए कि अरे इससे ज्यादा सुंदर तो ये लग रहा है, इसको डाल दो। बट ये सब लोग ऐसे नहीं थे, इसीलिए उनका स्वयंवर रचने के बाद भी उनके फादर को अच्छी तरह से पता है कि मेरी बेटी बहुत ही समझदार है, वो इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होगी,
इमोशनली वो क्या बोलते हैं पल्यूट नहीं होगी, वो बहुत ही मैच्योरली डिसीजन लेगी। ऐसे लोगों का स्वयंवर रचा जाता था, और वो बहुत ही मैच्योरली डिसीजन लेते थे अपने आगे जीवन को सोचकर। जैसे देवहूति और कर्दम मुनि के केस में एक बहुत ही एक डिसेंट विवाह है, जिसमें स्वयं हुआ मनु, जिसकी बेटी देवहूति है, कर्दम मुनि के आश्रम में जाते हैं। सोचिए, स्वयं हुआ मनु जो पूरे सृष्टि के राजा है, पूरे यूनिवर्स के जो राजा है, वो एक ऋषि के आश्रम में जाकर उनको प्रणाम कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो में स्टोरी आती है। स्वयं हुआ मनु की बेटी है देवहूति, अपनी बेटी का हाथ ऋषि को देने, कर्दम मुनि जो एक ऋषि है, तपस्वी है, उसको अपनी बेटी का हाथ देने के लिए, अपनी बेटी को दान करने, कन्या दान करने के लिए, विवाह में उनको देने के लिए स्वयं हुआ मनु कर्दम मुनि के आश्रम में जाते हैं और उन्हें प्रणाम करके उनसे प्रपोज करते हैं कि आप मेरी बेटी, योग्य बेटी मेरी देवहूति, जिसका मेंशन श्रीमद् भागवत में आता है कि जब देवहूति, मैंने पहले भी क्लासेस में आपको बताया कि जब देवहूति टेरेस पे खेल रही थी बॉल, तो गंधर्व उसके ब्यूटी से गिर गए अपने एरोप्लेन से। इतनी सुंदर थी देवहूति। और इतनी सुंदर बेटी को ऋषि के दे देना, जो तपस्वी है, जो कुटिया में रहता है, उसको देने के लिए आए। एंड देवहूति ऑप्ट फॉर दैट। देवहूति ऑप्ट फॉर दैट। क्यों? बिकॉज हर गोल वॉज टू एडवांस स्पिरिचुअली। क्योंकि जीवन का गोल क्या है? जीवन का गोल था एक उच्च कोटि के भक्त के सेवा हो, ताकि मैं आध्यात्मिक रूप से प्रगति लेकर विवाह किया था। एक ऋषि के आश्रम में क्या मिलेगा उसको? क्या मिलेगा ऋषि के? एक प्रिंसेस, राजकुमारी, पूरे क्या बोलते हैं, या पूरे भूमंडल के जो राजा की बेटी है, उसको एक ऋषि के आश्रम में क्या मिलेगा? What she will get? What facility she will get? There's no Dunlop beds to sleep. There's nothing to expense. Nobody is there. But still she opted for that. क्योंकि choice matters. हमने अपने जीवन में क्या गोल, क्या प्रायोरिटी दी है, वो मैटर करता है विवाह में, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। और इससे लड़की की मेच्योरिटी पता चलती है कि वो कितनी मेच्योर है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों प्रकार के मैरिज होते थे, एक अरेंज होता था और एक स्वयंवर भी रचा जाता था। पर दोनों में हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स का बहुत अच्छी तरह से इन्वॉल्वमेंट रहता था, एल्डर्स का बहुत अच्छी तरह से रोल रहता था। किसी भी केस में आप देखेंगे ऐसा नहीं होता था कि पेरेंट्स को साइड में कर दिया और छुपके से करके विवाह किया। नो, इट वाज नेवर लाइक दैट। ओके ओके ओके। अनदर रीजन इज, एक विवाह में एक लड़की को एक डिवोटी लड़के के साथ विवाह करना, एक सभी प्रकार से जो मेन रीजन है कि भाई हम भक्ति में प्रगति करें, दैट इज द मेन रीजन। पर एक रीजन जो श्रीला प्रभुपाद बताते हैं, कल परसों मैं लेक्चर में सुन रही थी और मैंने ग्रुप में भी शेयर किया। प्रभुपाद बताते हैं कि भगवत गीता में 9.32 श्लोक में भगवान कहते हैं, माम ही पार्थ विपाश्रित्य ये अपि स्यु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस् तथा शूद्रस्ते अपि यान्ति पराम गतिम। भगवान गीता बोल रहे हैं कि स्त्रियों, वैश्य तथा शूद्र पाप योनयः, दे आर कंसिडर्ड टू बी लोअर ग्रेड बर्थ्स। ये सुनकर हमें इंसल्टिंग या खराब फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्त्री बर्थ को खराब नहीं बताया जा रहा है। एज सच वेमेन को खराब नहीं बताया जा रहा है। ऐसा नहीं बताया जाता कि वो तो पापी है, वो तो खराब है, वो तो बेकार है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। कृष्ण इज नॉट सेइंग दैट। कुछ पिछले जन्म में कुछ पाप करने की वजह से हमें स्त्री का शरीर इस जन्म में मिला है, और भगवान गीता में कह रहे हैं कि इवन दो हमें स्त्री का शरीर मिला है, तो भी हमें पूरी लिबर्टी है कि अगर कोई स्त्री का शरीर में भी कोई जीव अगर भगवान को शरणागत होता है तो भगवान को प्राप्त कर सकता है। राइट? कुछ डेफिनेटली स्त्री का शरीर पुरुष के शरीर से कम श्रेष्ठ बताया गया है। इसका हम एक सेपरेटली क्लास लेंगे, बहुत डिटेल में इसका डिस्कशन किया जा सकता है कि क्यों ऐसा बताया गया है, पर हम सिर्फ शॉर्ट में अभी इसको बोले क्योंकि हमारा टॉपिक कुछ और है। जब भगवान बता रहे पाप योनेह, मतलब पिछले जन्म में कुछ पाप कर्मों की वजह से हमें स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है। इसीलिए प्रभुपाद बताते हैं कि अगर वो स्त्री को कोई
अच्छा योग्य डिवोटी हस्बैंड मिल जाता है जिसके प्रति वो निष्ठावान रहती है, तो उसे पूरा मौका प्राप्त होता है कि वो या तो इसी जन्म में भक्ति को सफल करके भगवत धाम पहुंच जाए, या तो फिर वो अपने पति के प्रति शरणागत रहकर दूसरे जन्म में उसे पुरुष का शरीर प्राप्त हो जो स्त्री के शरीर से श्रेष्ठ बताया गया है, और जिससे उसको ज्यादा अधिक मौका मिले भक्ति करने का और अधिक मौका मिले भगवत धाम जाने के लिए, राइट। इसीलिए भी दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि अ गर्ल शुड ऑप्ट फॉर अ डिवोटी हस्बैंड। ओके ओके ओके, सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस दैट वी डिस्कस कि भाई डिवोटी हस्बैंड्स क्यों चूज करना चाहिए। नाउ कमिंग टू द चॉइस, कमिंग टू द पॉइंट दैट कमिंग टू अ प्रेजेंट सिनेरियो देखकर कि कैन गर्ल्स मेक देयर चॉइस एंड मैरी? yes they can do it, but under shastric boundaries. Definitely they can make a choice करने में कोई problem, the present age also they can make a choice, but they have to do it under some boundaries. What are these boundaries? क्या लिमिट के अंदर एक लड़की अपना अपने अपने हस्बैंड का चयन कर सकती है, क्या बाउंड्रीज है? सबसे फर्स्ट थिंग इज, क्योंकि मनु संहिता में बताया गया है कि स्त्रियों को हर एक स्टेज में प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। जब वो छोटी होती है तो पिता का, जब वो शादी कर लेती है तो पति का, जब पति संन्यास लेता है, वानप्रस्थ आश्रम में जाता है तो अपने पुत्रों का। इस प्रकार से स्त्रियों को हमेशा प्रोटेक्शन में रहना चाहिए, राइट। क्यों? क्योंकि शास्त्र बताता है कि स्त्रियां पतनोन्मुखी होती है, दे आर प्रोन टू डिग्रेडेशन, वो जल्दी पतन होने के मार्ग पे पहुंच जाती है। दे आर लाइक चिल्ड्रन, प्रभुपाद सेज दैट वुमेन आर लाइक चिल्ड्रन। जैसे बच्चे होते हैं बहुत जल्दी बहक जाते हैं, उसी प्रकार से स्त्रियों को भी बताया कि वो जल्दी इमोशनली वीक होती है, दे आर इमोशनली वीक एज कंपेयर टू मैन, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे ऑलवेज नीड प्रोटेक्शन, ठीक है। इसीलिए इसी कारण से जब गर्ल्स चूज करती है, जब गर्ल्स को चॉइस करने का मौका देते हैं, तो they should be always under the guidance of elders. क्यों? क्योंकि युवा अवस्था में सबसे पहला चीज होता है कि फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहता है, अपोजिट सेक्स से फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहता है युवा अवस्था में, ठीक है, जिसकी वजह से वो इस प्रकार के चॉइसेस कर सकती है जस्ट फॉर गेटिंग इमीडिएट सेटिस्फैक्शन, कि मुझे ये लड़का बहुत पसंद है, ठीक है, उस समय के लिए उसको बहुत पसंद आ रहा है, और बिकॉज ऑफ दैट शी कैन डू द चॉइस कि यही मेरा हस्बैंड होना चाहिए, ठीक है। पर जब वो एल्डर्स को बीच में करते हैं, तो एल्डर्स क्या होता है, सबसे पहला तो कि एल्डर्स हैव द एक्सपीरियंस इन देयर ओन लाइफ कि भाई फैनेटिक काम नहीं चलेगा, फैनेटिज्म काम नहीं करेगा मैरिज में, वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, ठीक है। इसीलिए क्योंकि एल्डर्स आर मैच्योर, और एल्डर्स को बीच में रहने से सबसे पहले चॉइस ले सकती है लड़की, चॉइस कर सकती है, पर एल्डर्स को बीच में रखना चाहिए। क्यों? फर्स्ट थिंग इज एल्डर्स आर एक्सपीरियंस्ड, दे हैव एक्सपीरियंस इन लाइफ, ठीक है। सेकेंड थिंग इज द elders can have a match, astrologically they can have a match between the girl and the boy. And why astrology is important? क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल मैच से कुछ आइडिया पड़ सकता है कि भाई दोनों के वैल्यूज या दोनों के लाइकिंग्स किस प्रकार के रहेंगे, कुछ जीवन में कोई बड़ी समस्या तो नहीं होने वाली है, लड़का लड़की एक साथ विवाह संबंध में जुड़ रहे हैं, ठीक है। ये सब चीजें एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिष में दिख पाती है, ठीक है। अगर इस प्रकार का कोई चीज नहीं है तो दे कैन गो फॉर इट, ठीक है। थर्ड थिंग इज दैट the marriage is like a lifelong commitment, right? तो जो एल्डर्स होते हैं वो लोग लड़के के फाइनेंशियल स्टेटस, सभी प्रकार से सोशल सेटअप, फाइनेंशियल सेटअप सभी प्रकार से देखकर ये डिसीजन लेने में लड़की को हेल्प करेंगे, राइट। तो जिस प्रकार से फैनेटिक डिसीजन नहीं रहेगा, ठीक है। और अगर कोई लड़की चूज कर रही है, ठीक है, कोई लड़की अब कोई लड़का को चूज कर रही है, तो व्हाट शी शुड सी, क्या चीज उसे देखना चाहिए लड़के के अंदर? सबसे पहला चीज देखना चाहिए कि लड़का एक अच्छा गुणवान हो, उसका कैरेक्टर अच्छा हो,
ठीक है, he should be of a, the boy should be of a good character. Second is, ऐसे शिला प्रभुपाद श्रीमद् भाग, first is the boy should be of good character, he should be a good devotee. ठीक है. Second is श्रीमद् भागवतम के 3.21.15 परपट में प्रभुपाद लिखते हैं कि boys and girls of similar disposition were married, the similar natures were united to have a happy married life. Right? The प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब मैरिज करते हैं तो दे शुड बी ऑफ अ सिमिलर डिस्पोजिशन. ठीक है, जैसे जैसे अगर लड़की भक्त है, ठीक है, और उसका भक्ति के प्रति कितना कमिटमेंट है, क्या वो भक्ति को एक साइड तरह से लेती है, क्या वो सही में भक्ति में प्रगति करना चाहती है, ठीक है, और वो किस प्रकार से अपने जीवन को आगे चलाना चाहती है, इस प्रकार से वो लड़के का चयन करे. What is the goal in his life, in her life? Accordingly, she should do the choice. ठीक है. So first thing is the boy should be of good character. That should be the first choice a girl should make. Second is same values, same disposition. मतलब जैसे मेरा अगर disposition है कि मेरे जीवन में कृष्ण भक्ति ही मेन है, तो boy should be also of that. Second thing. Third is whatever choice a girl makes, it should be respecting the parents. पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करते हुए होना चाहिए. ऐसा नहीं कि पेरेंट्स को बिल्कुल साइड कर दिया और फिर हम चॉइस कर रहे हैं. नो, इट शुड बी रेस्पेक्टिंग. पेरेंट्स शुड बी इक्वली रेस्पेक्टेड. दे शुड बी इन्फॉर्म्ड. दे शुड बी टॉक्ड अबाउट. उनको इन्फॉर्म करना है, उनके साथ बातचीत करनी है. कुछ भी अंधेरे में नहीं करना है, कुछ भी छुपके से नहीं करना है. ठीक है, दिस इज अगेंस्ट द शास्त्रास. फोर्थ इज, जैसे कलयुग में बताया गया है, कलयुग के सिम्टम्स से 12 स्कंद ने बताया कि इन कलयुग मोस्ट ऑफ द मैरिजेस विल बी बेस्ड ऑन सेक्स अट्रैक्शन. कलयुग का एक सिम्टम बताया कि मोस्ट ऑफ द मैरिजेस विल बी बेस्ड ऑन सेक्स अट्रैक्शन. राइट? तो इस प्रकार से मैरिजेस को नहीं कंडक्ट करना है कि लड़के के सिर्फ फिजिकल और हैंडसम और ही इज वेरी स्ट्रांग, ही इज वेरी स्टाउट, ही इज लुकिंग वेरी गुड, उसके आधार पर मैरिजेस नहीं होना चाहिए. राइट? पूरे पेरेंटल ब्लेसिंग्स के साथ, पेरेंट्स का दोनों पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स के साथ होना चाहिए. राइट? ओके. अभी ये सब डिस्कशन के बाद ऐसा सोच में आ सकता है कि भाई माता जी, कई बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स डिसअप्रूव करते हैं. पेरेंट्स, लड़की के पेरेंट्स भक्त के साथ शादी करने या किसी के साथ शादी करने के लिए डिसअप्रूव करते हैं, लड़की को फोर्स करते हैं कि भाई तुम्हें शादी यही करनी पड़ेगी. ऐसे सिचुएशन में क्या करें? राइट? ऐसा सिचुएशन होता है ना कई लोग का, जहाँ लड़की के पेरेंट्स डिवोटी नहीं है और फोर्स करते हैं लड़की को कि भाई यहाँ ही शादी करनी पड़ेगी. ठीक है, तो यहाँ पे लड़की अपने चॉइसेस को एग्जीक्यूट कर सकती है. किस सिचुएशन में एग्जीक्यूट कर सकती है? फर्स्ट सिचुएशन इज कि जब पेरेंट्स लड़की की शादी ऐसे लड़के के साथ करती है जो जिसके बैड हैबिट्स हैं, जो इंटॉक्सिकेशन करता है, जो चीटिंग करता है, जिसके कैरेक्टर बहुत खराब है. अगर इस प्रकार से लड़की की शादी लड़के के साथ कर रहे हैं तो शी डेफिनेटली कैन अपोज इन दिस सिचुएशन. ठीक है. सेकंड इज, अगर लड़की के पिता लड़की की शादी ऐसे लड़के के साथ कर रहे हैं जो बिल्कुल भी उसके लाइकिंग्स, उसके डिस्पोजिशन से कंपैटिबल नहीं है, उसके वैल्यूज के साथ कंपैटिबल नहीं है, then also she can oppose, because it's a lifelong plan, it's a lifelong commitment, it's a lifelong journey, it's not a joke. ठीक है, तो इस प्रकार से इस केस में भी वो अपोज कर सकती है. ओके. ओके. या फिर पेरेंट्स ऐसे सिचुएशन में भी अपोज कर सकती है जब पेरेंट्स कंप्लीटली अनरीजनेबल वे में लड़की की शादी कर रहे हैं, आउट ऑफ ईगो, आउट ऑफ प्राइड, अपना समाज में अपना क्या बोलते हैं फेम बढ़ाने के लिए, समाज में अपना पोजीशन बढ़ाने के लिए लड़की की शादी कहीं भी कर रहे हैं, ऐसे लड़के के साथ जो बस पैसे वाला है, बाकी उसके अंदर कोई गुण नहीं है. ऐसे केस में भी लड़की अपोज कर सकती है. ओके. Okay, so these are some of the cases in which
the girl can oppose. Okay. Now सबसे बेस्ट कोर्स क्या रहेगा, सबसे बेस्ट चीज लड़की के लिए क्या रहेगा कि वो जो भी लड़के के साथ शादी करना चाहती है उसमें पेरेंट्स और एल्डर्स को इन्वॉल्व करे. दैट इज द बेस्ट थिंग एक्चुअली. वो ट्राई टू कन्विंस करे, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करे, अपने एल्डर्स को कन्विंस करे. मे बी शी कैन टेक द हेल्प ऑफ काउंसलर्स, शी कैन टेक द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअल लीडर्स. अपने जो स्पिरिचुअल, जो लोकल स्पिरिचुअल मेंटर्स हैं, जो काउंसलर्स हैं, उनके हेल्प के द्वारा अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने का प्रयास करें. दैट इज द बेस्ट थिंग एक्चुअली. शी कैन चेक द स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी विद द बॉय. अपने जो जिसके होने वाले लड़के के साथ अपना स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी चेक करे, इमोशनल मैच्योरिटी चेक करे, बियॉन्ड द फिजिकल अट्रैक्शन. इस प्रकार के समय वो अपने चॉइसेस एग्जीक्यूट कर सकती है. राइट. ओके. तो इस प्रकार से हमेशा द बेस्ट थिंग अब लड़की चॉइस एग्जीक्यूट करने में कि कोई भी ऐसा सिचुएशन हो उस पे पूरा प्रयास लड़की का यही होना चाहिए कि जो भी वो कर रही है, जो भी के साथ वो विवाह करना चाहती है, वो पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, पेरेंट्स की अनुमति से हो. ये बेस्ट थिंग है. और उसके बावजूद भी अगर नहीं होता है, इस प्रकार से नहीं हो रहा है, तो वो अपने काउंसलर्स या स्पिरिचुअल मेंटर्स की हेल्प लेकर पेरेंट्स को कन्विंस करने का प्रयास करे. ठीक है. और अगर वह भी नहीं हो रहा है तो लास्ट थिंग इज कि वह मैच्योर डिसीजन ले, और ये जो डिसीजन है शादी का वो अपने काउंसलर्स को या स्पिरिचुअल मेंटर्स के ऊपर छोड़े कि भाई ये लड़का सही है कि नहीं, और फिर अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करके, नो चीटिंग बिजनेस, और फिर विवाह करें. Okay. So these are some of the options. Okay. So I'm concluding the class. Any questions? Any comments? Hare Krishna, Mataji, I've got a question. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Mataji, in this current age, where sometimes we see even devotees, sorry to say, I mean, even devotees lacking. I mean, I'm not myself categorizing as a, I'm myself one of the very struggling devotees. But even when we don't find, that impressive devotees as often, then, even the non-devotees are absolutely out of question in that case. Is that correct thinking? They're absolutely out of question that even that devotees would have any character, non-devotees would have any character at all, because the most important character is only to be understanding the most important goal of life, which is Krishna Bhakti. Is that correct? So if any parents, you can... so my question is, so for devotees, the only and only option is devotees only, or in extreme cases, I know getting married is more important. Can you expand on that? Hare Krishna. Yes, Madhuri. See, agar it's the best thing, as I said, is to have equal disposition. This is what Prabhupada says. To have like-minded disposition. For example, a girl is practicing, so definitely she wants to marry a boy who is also practicing, right? Then only there will be a common atmosphere in the house, right? अगर जैसे एक प्रैक्टिसिंग लड़की है, प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस लड़की है, जप करती है, 4 नियम पालन करती है, और अपने सेवा करती है, साधना कर, सब कुछ कर रही है, सुबह जल्दी उठती है, ठीक है, उसका विवाह एक ऐसे लड़के के साथ कर दें जो भक्त नहीं है, ठीक है, तो उसका जो जीवन है, सबसे पहले तो कि लाइकिंग्स विल बी डिफरेंट. ठीक है. डेफिनेटली द बॉय वांट्स टू गो आउट, टेक हिज वाइफ आउट टू द रेस्टोरेंट, to gardens, to hill stations for honeymoon and all that. ठीक है. अब वो लड़की बेचारी वो कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करती है, she has a different liking, she wants to go to Mayapur, she wants to go to Vrindavan, even after to as a honeymoon, she wants to go to some holy places, right? तो सभी प्रकार से लाइकिंग्स डिफरेंस हो जाता है, राइट? इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि marriage should be based on the equal disposition. मतलब both the boys should have at least the same liking. Even devotees में भी कुछ husband wife devotees है तो भी कुछ
डिसएग्रीमेंट हो सकता है, किस पॉइंट पे डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकता है, पर फिर भी अल्टीमेटली द गोल विल बी टू प्लीज कृष्णा। एटलीस्ट वो लड़की को एक डिवोटी हस्बैंड मिलने से 4 नियम पालन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा, बच्चे को कृष्णा कॉन्शियसनेस में रेस करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा, घर में उसको एटलीस्ट जब साधना करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। मे बी टाइमिंग्स कैन वेरी, क्योंकि उसको बहुत सारे कमिटमेंट्स है, घर के काम में कमिटमेंट्स है, फिर भी हस्बैंड विल ऑल्सो चैंट, शी विल ऑल्सो चैंट। हाँ, कुछ कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे लड़के को घूमने का बहुत, लड़की को घूमने का बहुत शौक है तो वो ज्यादा धाम में जाना है, पर लड़के को इतना घूमने का शौक नहीं है जिसकी वजह से वो ज्यादा नहीं चाहता है। व्यास पूजा में जाना है तो लड़के का नौकरी का कमिटमेंट जिसकी वजह से वो ना बोल रहा है। ये सब थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट द मेन गोल इज टू प्लीज कृष्णा, राइट। तो ये चीज मिलती है जब एक लड़की एक डिवोटी लड़के को ऑप्ट करती है, चॉइस करती है, और जिसकी वजह से उसको शायद दूसरी चीजें सेक्रीफाइस करनी भी पड़ रही हो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, दैट्स व्हाट शास्त्र से, जैसे स्वयंभुव मनु देवहूति को कर्दम मुनि को चूज किए, ठीक है, दे कैन कांट दे चूज अ बिग प्रिंस फॉर देवहूति, दे कैन चूज। देवहूति के लिए एक बड़ा राजकुमार नहीं चूज कर सकते हैं, कि कर सकते हैं, इतनी सुंदर है, इतनी बड़ी राजकुमारी है, चल सकते हैं, नहीं, फिर भी चॉइस क्या दिया, भले ही ये ऋषि इसके पास कुछ नहीं है, मेटीरियल प्रॉस्पेरिटी कुछ भी नहीं है, बट बिकॉज ही हैज भक्ति, ही इज अ वेरी एडवांस डिवोटी, तो मेरी लड़की इसके पास जाएगी, शी विल ऑल्सो एडवांस स्पिरिचुअली। तो स्पिरिचुअल गेन लेने के लिए मटेरियल गेन को सैक्रिफाइस करा, राइट, कर रहे हैं ना सैक्रिफाइस यहाँ पे। तो डेफिनेटली कृष्णा विल टेस्ट, जब एक लड़की डिवोटी लड़के को ऑप्ट करेगी तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स रहेगा, डेफिनेटली रहेगा, पर इवेंचुअली जब शादी होगी तो डेफिनेटली थोड़ा सा शायद वो भी होगा थोड़ा सा, बिकॉज इट्स अ न्यू लाइफ, तो डेफिनेटली डिवोटी के साथ शादी करने के बाद भी थोड़ा अप्स एंड डाउन्स रहेगा, पर इवेंचुअली एज द टाइम पासेस शी विल डेफिनेटली हैव अ बेटर कृष्णा कॉन्शियस लाइफ, दिस इज गारंटी। हाँ, पर अगर आपका क्या क्वेश्चन, मुझे मतलब ठीक से मैं तो मैं जितना समझा कि ठीक है, अगर पर ऐसा नहीं है कि बस डिवोटी के साथ शादी करने से ही उसका जीवन सफल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसे लड़के, जैसे कई लोग, कई परिवार में कई लोग डिवोटी के साथ शादी नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ कास्ट इश्यूज, भाई कास्ट में ही लड़का चाहिए, कास्ट में ही शादी करनी है, और जो रिश्तेदार है वो भी प्रेशराइज कर रहे हैं, तो ऐसा लड़का ढूंढ सकते हैं जो सत्वगुणी है, जो भले ही लड़की को वो खुद ना कर रहा हो भक्ति, पर लड़की को करने दे, ही इज वेरी कंजीनियल, वो खुद भी मंदिर जाता है, दर्शन करता है, पर खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, पर ही इज वेरी सपोर्टिव, ही इज वेरी फेवरेबल, ऐसा लड़का भी ढूंढ के कर सकते हैं। पर जो पूरा आसुरिक है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना कि द लड़की अपोज कब कर सकती है, जब ऐसे लड़के के साथ उसका विवाह हो रहा है, जब वो इंटॉक्सिकेशन करता है, ही इज टोटली इन बैड हैबिट्स, he is has illicit connection, he is doing all type of cheating, and his business is also very he's all doing all types of wrong things in his business or whatever activity he is doing, तो इस प्रकार के लड़के को जब शादी कर रहा है तो डेफिनेटली द गर्ल कैन अपोज। पर अगर कोई लड़का अच्छा मिल गया, मे बी ही इज नॉट अ डिवोटी बट ही इज सपोर्टिव, ऐसे होते हैं, ऐसी शादियां भी होती है, और मैंने देखा इवेंचुअली द बॉय आल्सो बिकम्स अ डिवोटी, राइट। तो इस प्रकार से भी विवाह हो सकते हैं, पर बेस्ट वे इज टू चूज इन द बिगिनिंग इटसेल्फ अ डिवोटी बॉय, दैट इज द बेस्ट कोर्स। सेकेंड ऑप्शन इज दिस वन कि भाई डिवोटी नहीं है पर उसके परिवार में उसके माता पिता सब लोग सात्विक है, भगवान को मानते हैं, रिलीजियस हैं, ऐसे भी होते हैं ना कई, तो उससे भी कर सकते हैं। पर टोटली एक ऐसे परिवार में चले जाना जहां पे बिल्कुल ही भगवान का कोई अस्तित्व ना हो, बिल्कुल ही राजसिक तामसिक हो और एकदम बैड हैबिट्स हो लड़के के, आई थिंक दैट शी शुडंट गो फॉर दैट। Definitely, Mataji. Thank you. Yes. And horoscope matching is also very important, Madhuri. This is कई लोग सोच रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, Prabhupada there are so many statements of Prabhupada जहाँ पे Prabhupada emphasize किए हैं कि astrological matching should be must actually, because कई लोग पूछते हैं अरे भक्त जब शादी कर रहे एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी कहाँ से बीच में है, अरे भाई बिकॉज सी ज्योतिष is also one of the Vedang ना, it's also that is also a knowledge from the Shastra itself, right? So this, if Jyotish can help us to live a better Krishna conscious life, better Krishna conscious grasp life, then why shouldn't we take help of astrology? We can take help of astrology. And even there are many anecdotes of Prabhupada. Prabhupada used to consult astrology for so many things. So we should follow our acharyas. When our acharyas are consulting astrology, why don't we
and for such a big step, right? Mataji, I mean, not in a challenging spirit, but just asking, क्या ऐसे नहीं हो सकता कि पहले एस्ट्रोलॉजी देख ली, लेट्स से एक एआई का जमाना है, जैसे एआई में डेटाबेस डाला हुआ है, तो पहले फिल्टर कर लिया, एस्ट्रोलॉजी मैच हो जाए, और फिर उसके बाद में नैरो डाउन हो गया, उसके बाद में चॉइसेस करें, क्या ऐसा पॉसिबल होता है? Yes, Mataji. ऐसा भी At हो least सकता yes, that is the way we should go actually. That है? is the way we should go. इवन स्वभाव भी देखे बिना पहले। See, first and the foremost thing is, अगर कोई लड़के के बारे में आपको पता चलता है, first thing is to match the astrology. Okay. First thing is to match the horoscope. Okay. जब horoscope में कुछ points कम, क्योंकि 18 minimum points होते हैं, minimum इतना तो मैच होना ही चाहिए 18, और उसके बाद 25, 26, 27 ऐसे मैच होता है, तो उससे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी गिव्स सम आइडिया, एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस गिव अस सम आइडिया कि भाई कुछ कैसा जीवन रहेगा इनका, ठीक रहेगा नहीं रहेगा, थोड़ा तो आइडिया दे ही देता है वो। बिल्कुल। उसके बाद भी हम देखते कि भाई एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस किया था, फिर भी that's our, see, astrological has given some idea, but it's our choice as well, na, how we are acting after marriage life, how we are doing, how we are conducting things, how we are doing things, that also depends upon us also. पूरा एस्ट्रोलॉजी क्या करेगा, हम अपना चॉइस भी तो रखेंगे सामने। Yes. Yes. Yes, So the Mataji. first thing is, Mataji, to have a horoscope analysis. That is the first thing we should do. And after that, everything. And after that, let the boy and girl meet. Let them, under the guidance of parents, let them meet. Let them have exchange of likings, ideas, values. Definitely let them know each other कि भाई आपके क्या likings हैं, आपके क्या ideas हैं, आपके क्या, उससे पता चल जाएगा what is his goal in life, right? We can do that. So overall, starting with an astrological match, Yes, and then the theoretical matching of common goals and family values and devotional attitude, and following which meeting under guidance and discussing the goals. Thank you. Yes, and too much, and before marriage, too much chatting, too much mingling is also not very good. Yes, Before yes. marriage, too much mingling, too much chatting in the WhatsApp, because now WhatsApp jamana is there. So WhatsApp start as soon as the marriage is fixed or not, start WhatsApp chatting. अरे आप कैसे हो, आपका क्या? This also creates a lot of confusion. Yes. Right. So I've seen that many marriages have been broken because of this WhatsApp chatting. The WhatsApp पे इतना ज़्यादा बात कर लिया कि the marriage is broken. So this is also one of the things. So much chatting is also not good. कुछ limit तक exchanges, and then after that marriage. Yes, Mataji, understand completely. Thank you. Okay. Anybody has any questions? Yes. Yes, Vinny Mataji, I have one question. Yes, Mataji. जो आपने मेंशन किया है वो संस्कार 16 संस्कार ना, आपने ना प्रभु जी के लिए ही संस्कार बोला, माता जी के लिए भी तो संस्कार होता है ना? Yes, yes. Actually, शास्त्रों में ऐसा बताया कि माता जी के लिए जो मेन संस्कार होता है वो विवाह संस्कार। विवाह संस्कार इज द मेन संस्कार फॉर माता जी, फॉर गर्ल्स स्पेशली, क्योंकि गर्ल्स के लिए एक्चुअली जो जीवन जैसे बोलते हैं ना आरंभ होता है, वो होता है विवाह के समय। विवाह इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट संस्कार फॉर गर्ल्स, बट स्टिल वी कैन डू इट, वी कैन डू ऑल दिस संस्कार, गर्भदान तो डेफिनेटली वी कैन डू इट बिकॉज इट्स बिफोर मैरिज, बिफोर कंसेप्शन, तो गर्भदान वी कैन डू इट, all these sanskaras you can do for girls as well, no problem. आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। Yes. Okay. Okay, these are that. I hope you. Yes, Shurbi Mataji. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। Pranam, माता जी, nice class, thank you. Thank you. माता जी, my question is that माता जी, जैसे जो कृष्ण और रुक्मणी का विवाह हुआ था, तो उसमें रुक्मणी देवी के मंदिर में जाती है और वहीं से चली जाती है, और उनको पेरेंट्स को भी पता नहीं रहता, तो वो मतलब वो शादी को क्या ठीक माना जाता है? मतलब पेरेंट्स को पता नहीं शंख था। बजाया ना माता जी, शंख बजा के इन्फॉर्म किया ना। इन्फॉर्म करा, कृष्ण ने इन्फॉर्म किया ना कि मैं लेकर जा रहा हूँ,
कृष्णा ने अपना शंख बजाया, पंचजन्य शंख है ना, उन्होंने बजाया, उससे पता चल गया सबको, रुक्मी को और शिशुपाल को, कि कृष्णा इज टेकिंग रुक्मणी। ही ब्लू हिज कॉन्शियल, चुपके से नहीं लेकर गए थे। चुपके से नहीं। ये सब मैरिजेस माता जी आजकल कलयुग में ये सब रिकमेंडेड नहीं है, ये सब क्षत्रियास के लिए थे पहले, और प्रभुपाद सेज दैट ये सब मैरिजेस अभी एट प्रेजेंट दिस आर नॉट रिकमेंडेबल, these all these marriages कि भगा ले जाना, एब्डक्ट करके लेकर जाना, ये सब these are not recommended। माता ये जी सब पहले लोग ना क्षत्रियास यही किया करते थे, एग्जाम्पल they were देते हैं rulers and kings। हाँ, कोई भी भागकर शादी करता है तो यही एग्जाम्पल देते हैं कि कृष्ण ने भी भागकर शादी की। एक्चुअली भाग के शादी तो बिल्कुल ही शास्त्र के द्वारा अप्रूव नहीं है। एक्चुअली कहीं भी भाग के शादी बिल्कुल ही शास्त्र के द्वारा अप्रूव नहीं किया गया है। अगर दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना कि भाई अगर शादी आपको कोई लड़का पसंद भी है, देन ऑल्सो यू convey your parents, inform your parents, and as well as you inform your spiritual mentors, your counselors कि भाई ऐसा है। और पहले तो आपका पूरा प्रयास पेरेंट्स को कन्विंस करने में होना चाहिए कि भाई मैं क्यों शादी कर रही हूँ, और लड़का जो आपने चूज किया है, जिसके साथ आप इतना ज्यादा आप शादी ही करना चाहते हो, वो लड़के में भी, वो भी लड़का भी गुणवान होना चाहिए, उसके कैरेक्टर को देखकर आप आकर्षित होना चाहिए, ना कि उसके फिजिकल ब्यूटी को। अगर वो बहुत अच्छा डिवोटी है, और इवन काउंसलर्स लोग भी, जो मेंटर्स हैं, जो उसके भी काउंसलर्स हैं, वो भी कहते हैं कि ये बहुत सीरियस डिवोटी है, बहुत सिंसियर डिवोटी है, बहुत समझदार है, रिस्पॉन्सिबल है, फाइनेंशियली भी साउंड है, स्टेबल है, इस प्रकार से सभी कुछ देखना है। बस लड़के को ऊपरी रूप से देखकर उसके साथ भाग जाना, ये सब रिकमेंडेड नहीं है माता जी शास्त्रों में, इज अगेंस्ट द शास्त्रास। ओके माता जी, थैंक यू ठीक है, फॉर क्योंकि क्लियरिंग सी डाउट। मतलब सी वो क्योंकि मतलब सी कृष्णा ने माता जी मैरिज इन्फॉर्म किया था, ये मुझे पता नहीं था मैरिज सी कि आप मैरिज में नहीं इन्फॉर्म, दैट्स व्हाई द बैटल हैपेंड, दैट्स हुआ ना बीच में, विश्ववाद हुआ, इन्फॉर्म है तभी तो युद्ध कर रहे हैं। और सी, और ये भी समझना है कि मैरिज इज ए यूनियन बिटवीन टू फैमिलीज। विवाह क्या होता है, दो परिवार यूनियन होता है ना, तो दोनों के ब्लेसिंग्स चाहिए होते हैं उसमें, द ब्लेसिंग्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये भाग के शादी कर लेना उसमें, जिसमें किसी की ब्लेसिंग्स नहीं है, ना आपके लड़के की वाले की ब्लेसिंग है, ना लड़की वाले की ब्लेसिंग्स है, कैसे आप परिवार को। और फिर कुछ साल बाद जब जो अट्रैक्शन का भूत जब खत्म हो जाएगा, जब जब प्यार व्यार जो बोल रहे हैं उसको खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद बोले चलो अभी आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, then what will happen then? So this is not good actually. Marriage is not something for our enjoyment. Marriage is for following dharma. Is a commitment, it's a responsibility, it's not for our sense enjoyment, right? जी Yes. जी माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। Yes Alisha Madhuri। Yes. Hare Krishna Mataji. Mataji, my question was on this fourth type of viva that you said for Prajapati viva. When the boy goes to the house to ask for a हाँ हाँ, तो इसमें जैसे आजकल it's sometimes very Boy common go nowadays that girl and boy they decide, and then the boy goes to meet girl's parents, and then the family meets together. But then within my community, I have seen such a case that the boy went and girl's parents were okay with the boy, and they tried to match everything. However, due to casteism, the boy's parents did not agree. But then still, which is very unusual. Usually it's the other way around that we see कि लड़की देने के लिए वो प्रॉब्लम होता है, लड़की देते नहीं है लोग इजीली ऐसे। तो उस केस में मैंने देखा कि लड़की का मैरिज उन्होंने करा दिया, बट दैट हैपन विदाउट द बॉयज पेरेंट्स। सो व्हाट काइंड ऑफ मैरिज दैट इज? अगर कास्ट की वजह से, कास्ट डिफरेंसेस की वजह से बॉयज के जो पेरेंट्स हैं वो एग्री नहीं हो रहे हैं, और देन ऑल्सो द मैरिज इज हैपनिंग, ठीक है, ये जितने just for the young girl's hand, मतलब it is under the consent of the parents. Parents' consent is there. The boy asks for the girl's hand. It's not that he's going against the parents' will, right? This in Prajapatya marriage, boy is the will of the parents.
बॉय के जो माता पिता होते हैं वो अपने लड़के की चॉइस है, Madhaji, you are not audible. उस पे एग्री पे लड़का है, लड़की के केस ज्यादा, लड़के के केस में कम है क्योंकि वो लड़का है, लड़का खुश है इस लड़की के साथ, देन द मैरिज विल टेक प्लेस। हरे कृष्णा, एम आई ऑडिबल? Yes, yes. Now we can hear you. Yes. कृष्णा, एम आई ऑडिबल माधुरी? हरे कृष्णा, Hare Krishna. Yes, yes, you are अलीशा audible now. माधुरी, एम आई ऑडिबल? Yes, सुनाई yes, दे रहा है? Mataji, you are audible. हाँ. ओके, यस। सी तो बॉय बॉय के जो जनरली मैं ऐसा बोलूं कि जनरली ऐसा देखा जाता है कि लड़के के पेरेंट्स इतना ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं जब लड़का किसी लड़की के साथ विवाह करना चाहता है। जनरली ऑब्जेक्शन लड़की के साइड ज्यादा रहता है। जब लड़की एक लड़की से विवाह करना चाहती है और अनुमति मांगती है, तब लड़की के पेरेंट्स अपोज करते हैं, ठीक है। पर लड़के कितने अपोज नहीं करते, क्यों? क्योंकि लड़का को किसी घर में जाके नहीं रहना है, लड़का तो अपने ही घर में है, सिर्फ लड़की को लाना है, बाहर से लड़की को लाना है, राइट? ओके, so generally parents, boy parents, they generally agree, they don't disagree, but definitely for marriages the consent of both the parents are required, consent of both the parents are required। किसी प्रकार से दोनों ही पेरेंट्स कंसेंट जरूरी है, क्योंकि दोनों पेरेंट्स का ही, क्योंकि लड़का लड़की को अपने घर में ही लेकर आएगा और गृहस्थ आश्रम के अनुसार लड़की सपोज टू सर्व ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, शी इज सपोज टू बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली ना, शी इज नॉट अ सेपरेट एंटिटी, शी इज पार्ट ऑफ द फैमिली इटसेल्फ, शी इज नाउ हैज बिकम द पार्ट ऑफ द फैमिली, राइट? तो उसके पेरेंट्स भी रहेंगे, तो शी द बेस्ट थिंग इज टू फॉर द कंसेंट ऑफ बोथ द पेरेंट्स, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि माता रेडी है पर पिता रेडी नहीं है, ऐसा भी होता है, माता रेडी पिता रेडी नहीं है, ऐसा होता है ना। और जैसे कई बार गर्ल्स के साइड से भी, तो अगर, तो मैं वही आपको कंक्लूजन दे रही हूँ कि अगर ये डिसीजन है वो पूरा मेच्योरिटी में लिया गया है, लड़का को लग रहा है और लड़का के पिता को लग रहा है कि भाई लड़की सही है, डिवोटी है, मैच्योर है, रिस्पॉन्सिबल है, गुणवान है, और इवन लड़की के जो काउंसलर्स हैं, जो स्पिरिचुअल लीडर्स, जो मेंटर्स जिसके अंडर में वो है, वो भी कह रहे हैं कि लड़की बहुत अच्छी है, देन ऑल्सो मैरिज कैन बी डन। Okay. Okay. Marriage can be done, ठीक है। Eventually she can win the heart of all the members of the family. Yes. Let the marriage happen eventually, because the boy is taking a mature decision. He's not taking the decision out of fanaticism, out of emotional like emotion hoke, or she's not taking the decision, okay? So Yes. the marriage can happen, no problem, and eventually the girl should adjust and she should try to win the hearts of all the members. Okay. Yeah. Okay. Yes. Thank you, Mataji. Mataji, I have a question again. Sorry. Yes, Madhavi. So Mataji, yeah, sorry about that. Yeah. So anybody else has question, or Mataji alone you have question? Anybody else have question? Because I have to go and take another class in the Gurukula. So can you send the question in the WhatsApp, Madhavi? Yes, Mataji, sure. Yes, sure. Okay. Thank you very much. I have to end the class. Sorry. If anybody has more questions, then please send it to WhatsApp. I can reply in the WhatsApp. Okay. I'm ending the class now. It's getting too late. Okay. Hare Krishna. Vanchakalpatarvaisya kripa sindhu bhaiva paddanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Anant koti Vaishnava bhakta vrinda ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Thank you for joining. Hare Krishna. Pranam. Hare Krishna, Pranam Mataji. Pranam.